हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 11। ऑलरेडी 10 मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे यहाँ पे मैंने जो है प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है, इस पे जाके आप सारे ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एंड अब यहाँ पे टोटल 15 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे, राइट। सो 10 ऑलरेडी कवर्ड हैं और प्लस 5 हम यहाँ पे और मॉक टेस्ट आपको करवाएंगे, ठीक है, टिल दी एसबीआई पीओ मेंस। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी महाविस्तार ऐप टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इजी एक्सेस टू एग्रीकल्चरल नॉलेज। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया है फार्मर को इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चरल नॉलेज के लिए। तो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी और इस ऐप को आपका जो है लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, ठीक है। डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है, ठीक है। इस ऐप में चैटबॉट भी आपको जो है प्रोवाइड किया गया है, जो हमें सजेशंस प्रोवाइड करेगा क्रॉप सिलेक्शन, सोइंग, फर्टिलाइजर, वाटर यूज कितना करना है और पेस्ट कंट्रोल के बारे में, ठीक है। ये हमें साथ में ही वेदर फोरकास्ट के बारे में बताएगा ताकि टाइमली मतलब जो हमारी क्रॉप हम बोते हैं वो अच्छे से और टाइमली की जा सके, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे इस ऐप को लिंक किया गया है साथी पोर्टल के साथ, जो हमें एक तरह से प्रिवेंट करेगा फॉर यूजिंग द फेक सीड्स, ठीक है। तो साथी पोर्टल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो ये आपका साथी पोर्टल, इस ऐप को साथी पोर्टल के साथ जो है आपका लिंक किया गया है, ठीक है। Now next question here, the SEBI has extended the ban on future trading of 7 commodities till March 2026. Which of the following commodities is not included in these 7? तो रिसेंटली 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज आपकी हैं जिसपे बैन लगा दिया गया है फ्यूचर ट्रेडिंग। बेसिकली ये क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 आपकी क्रॉप ले ली हमने, ठीक है, 7 क्रॉप्स हैं जिनका आपका जो रेट है आज डिसाइड कर लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज़ पर केजी का मैंने यहाँ पे सोयाबीन की बात कर ली, ठीक है। सोयाबीन है 50 रुपीज़ पर केजी का, इसका मैंने रेट डिसाइड कर लिया। अब मैं इस चीज़ को अभी नहीं इसमें जो है मैं ट्रेड करूँगी, बट इन फ्यूचर मैं इसे ट्रेड करूँगी, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि इस चीज़ पे बैन लगा दिया गया है, या फिर आप कह सकते हो 7 कमोडिटीज ऐसी हैं जिन्हें मार्च 2026 तक इन पे फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है। अब 7 में से आपका जो जीरा है ये इंक्लूडेड नहीं है। कौन कौन सी चीजें हैं ये देख लेते हैं। आपकी वीट, मूंग, पैडी, देन चना, क्रूड पाम ऑयल, मस्टर्ड सीड्स एंड डेरिवेटिव्स, सोयाबीन एंड डेरिवेटिव्स। तो ये 7 कमोडिटीज हैं जिस पे अभी जो है रोक लगाई गई है आपकी 7 कमोडिटीज पे फॉर फ्यूचर ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Modi inaugurated the India's first vertical lift sea bridge, the Pamban rail bridge in which state? तो जो पंबन रेल ब्रिज है ये आपका लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में आपका लोकेटेड है और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है जिसको PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। और ये आपका रामानंतपुरम रामेश्वर आइलैंड जो है वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। एग्जैक्ट जगह ये है। फाइन, नाउ इट कनेक्ट्स रामेश्वर टू दी मेनलैंड। और यहाँ पे क्या बोला गया है, इसका पूरा मतलब जो अभी प्रोसेस चल रहा है, इनॉग्रेट कर दिया गया है, प्रोसेस भी चल रहा है आगे इसका, और ये कंप्लीशन इसका हो जाएगा सितंबर 2025 तक, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। नाउ एज पर दी PIB इसकी जो लेंथ है वो आपकी है 2.08 किलोमीटर्स और आपका जो इसमें कॉस्ट लगा है वो है 550 करोड़ का। एंटिसिपेटेड कॉस्ट जो थी यहाँ पे वो 550 करोड़ की थी। और ईयर ऑफ सैंक्शन कब सैंक्शन किया गया था इसका? 2019 में इसे सैंक्शन किया गया था, ओके। Next question is, the Gurvinder Singh set a new national record in the men's 100 meter at the Indian Grand Prix one held at the Sai South Center in Bangalore, Karnataka. His new record is dash. तो गुरविंदर सिंह जो है इन्होंने मेंस 100 मीटर कैटेगरी में रिकॉर्ड बनाया है 10.20 सेकेंड का, ठीक है। ये आपका नेशनल रिकॉर्ड है, इससे पहले इनका रिकॉर्ड था 10.23 सेकेंड का, ठीक है। नाउ इन्होंने जो है इस इवेंट में रिलायंस फाउंडेशन हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है उसको रिप्रेजेंट किया था।
ठीक है। और जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो इन्होंने बनाया था 2023 में। ओके, इसके अलावा इस इवेंट के अदर विनर्स हैं, जैसे गोल्ड जीता था गुरविंदर सिंह ने 10.20 सेकेंड्स में, सिल्वर जीता था मणिकांता होबलीदर 10.22 सेकेंड इनका था, एंड ब्रॉन्ज मेडल जीता था अमलान बोरगोहेन जिनका 10.43 सेकेंड का आपका स्कोर था। ओके, नाउ विद दिस रिकॉर्ड जो गुरविंदर सिंह ने क्वालिफाई किया है फॉर द 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो आपका मंथ ऑफ मई होगा, कहाँ पे, साउथ कोरिया में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए मतलब जो स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया था वो गया था 10.25 सेकेंड का जो है स्टैंडर्ड क्रॉस करना है या टाइमिंग क्रॉस करनी है फॉर क्वालिफाइंग दिस इवेंट 26th एडिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अगस्त 2025 to commemorate 1 year of a Bio E3 policy, Union Minister of Science and Technology Jitendra Singh launched the Biotechnology for Economy, Environment and Employment, that is Bio E3 challenge for youth at National Media Center in New Delhi, Delhi. What is the theme of this national level challenge? तो recently हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है आपका बायो E3 पॉलिसी चैलेंज। ठीक है, अब इस चैलेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये चैलेंज है आपका बायो E3 चैलेंज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स एम्स टू डिजाइन सेफ बाय डिफॉल्ट बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस टारगेटिंग चैलेंजेस इन हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये जो चैलेंज है इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? स्कूल स्टूडेंट्स जो 6 से 12 क्लास के हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड फैकल्टी, स्टार्टअप इंडियन सिटीजन्स। ठीक है, तो ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज, बायो E3 पॉलिसी जो है इसको लॉन्च कब किया गया था? इसे 2024 में आपका लॉन्च किया गया था पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था और इसे इंप्लीमेंट कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी इसे इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अब ये जो चैलेंज है इसका फॉर्मेट एंड रिवॉर्ड की बात करें तो ये आपका शुरू होगा 1st of every month स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 2025। ठीक है, नेक्स्ट है जो टॉप 10 विनर्स आपके रहेंगे मंथली, ठीक है, उनको कैश प्राइज दिया जाएगा 1 लाख का, एंड 100 बेस्ट आइडियाज जो होंगे उनको फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी अप टू 25 लाख डिस्पर्स इन 2 ट्रेंचेस। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। जो बायो E3 पॉलिसी चैलेंज, आपका बायो E3 चैलेंज जो है फॉर यूथ, इसका थीम आपका क्या था? इट्स थीम वाज डिजाइन माइक्रोब्स, मॉलिक्यूल्स एंड मोर। ठीक है, ये इसका थीम था, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपको नोट करना है इंडिया की बायो इकोनॉमी जो है ये 2024 में पहुंच गई है 165.7 बिलियन US डॉलर की, और हमारा एम है बाय 2030 हम इसे 300 बिलियन US डॉलर जो है वो पहुंचाएं। ठीक है, साथ में ही एक और चीज नोट करनी है, इंडिया का पहला एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है वो है नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो स्टैब्लिश किया गया था आपका 2010 में मोहाली, पंजाब में। ठीक है, नाउ अब एक और इसी से रिलेटेड न्यूज है कि यूनियन मिनिस्टर ने इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें 6 इंस्टीट्यूशन आपके हैं। कौन कौन से हैं? इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस एंड एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर ऑफ अ टाटा मेमोरियल सेंटर। ठीक है, तो ये 6 सेंटर्स आपके इस नेटवर्क में इंक्लूडेड हैं। तो आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है इस टाइप का कि यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क, और इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इसका पार्ट नहीं है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वैक्सीन्स आर मॉनिटर्ड इन अ रियल टाइम थ्रू द ज़ूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ज़ूविन नाम से, जिसका काम रहेगा कि ये मॉनिटर करेगा एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन को, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे। और इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल,
इन सपोर्ट विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज यूएनडीपी। इंडिया ने इसको डेवलप किया है और इसका पायलट फेज आपका लॉन्च किया गया है दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स एंड यूटीज में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बायोग्राफी द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो रिसेंटली एक बुक आपकी रिलीज की गई है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर, एंड इस बुक में आपके जो कंट्रीब्यूशन थे लाल बहादुर शास्त्री जी के टुवर्ड्स इंडिया, इनके बारे में बताया गया है और इस बुक को ऑथर किया है संजीव चोपड़ा ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी एंड इट इज पब्लिश्ड बाय द ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज साइन एन MOU विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू एस्टैब्लिश 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विच सिटीज। तो कौन सी सिटीज में आपके 3 AI सेंटर्स जो हैं आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपके जो है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एस्टैब्लिश करेगा। तो आंसर इज मुंबई, पुणे एंड नागपुर। ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपके सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, मुंबई, पुणे और नागपुर में। ओके, इनके बारे में भी देखेंगे, उससे पहले स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की। इसके प्रेसिडेंट हैं पुनीत चंदू, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में और 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट दीज 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। पहला आपका है मुंबई में जो सेटअप किया जाएगा सेंटर फॉर जियोस्पेशल एनालिटिक्स, जिसका काम क्या रहेगा, ये फोकस करेगा सैटेलाइट इमेजनरी एंड स्पेशल डेटा पे, जो सपोर्ट करेगा गवर्नेंस डिसीजन में, अर्बन प्लानिंग में एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा पुणे में, पुणे का सेंटर फॉर फॉरेंसिक AI। इसका मेन फोकस रहेगा कि हम इंटीग्रेट करें AI को विद अ फॉरेंसिक साइंस एंड ये हमें हेल्प करेगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस में और एविडेंस मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है नागपुर का मार्वल विच इज महाराष्ट्र एडवांस रिसर्च एंड विजिलेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ रिफॉर्म लॉज। अब इसका फोकस क्या रहेगा, ये डेवलप करे AI ड्रिवन गवर्नेंस सॉल्यूशन और स्ट्रेंथन करे एनफोर्समेंट, मॉनिटरिंग और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स को। साथ में ही नोट करना है IIM नागपुर ने क्या बोला है, ये कोलैबोरेट करेंगे मार्वल के साथ प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान को लॉन्च किया था, ये स्कीम को इन्होंने लॉन्च किया था ताकि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट किया जा सके, उनको एम्पावर किया जा सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असम ने ये स्कीम आपकी लॉन्च की थी ताकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके अमंग द विमेन्स। ओके, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान के तहत 3 फेजेस में अमाउंट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। कौन कौन सी 3 फेज है वो देख लेते हैं। पहला साल जो होगा इसमें सीड कैपिटल दी जाएगी 10,000 की, जिसको आप बेसिकली यूज कर सकते हो एक्सपैंड करने के लिए अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस को, स्पेशली जो आपके हैं एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक और स्मॉल बिजनेसेस के। ठीक है, सेकेंड ईयर में 25,000 दिया जाएगा, इसमें से 12,500 एज अ बैंक लोन दिया जाएगा और 12,500 एज अ गवर्नमेंट असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, देन थर्ड ईयर में 50,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे ताकि जो आपके सक्सेसफुल माइक्रो मतलब आपका जो माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसको स्केल अप किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट पार्टनर्ड विद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू इम्प्रूव द रिकवरी ऑफ अ लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स फॉर ट्रेन पैसेंजर्स। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इन्होंने पार्टनरशिप किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ ताकि जो आपका लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल फोन्स हैं उनकी रिकवरी की जा सके। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। और इस इनिशिएटिव के तहत, इस पार्टनरशिप के तहत DOT एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो एप्स हैं जैसे रेल मदद ऐप जो है विच इज डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज, ये इंटीग्रेट की जाएगी संचार साथी प्लेटफॉर्म के साथ फॉर एनहांसिंग द पैसेंजर सिक्योरिटी एंड थ्रू दिस इनिशिएटिव जो पैसेंजर्स हैं वो रिपोर्ट कर सकेंगे लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल्स की मतलब रिपोर्ट कर सकेंगे जो इनका मोबाइल फ़ोन खोया है या चोरी हुआ है उसके बारे में रेल मदद ऐप से। और फर्दर क्योंकि ये चीज़ इंटीग्रेट हुई है रेल मदद ऐप और संचार साथी पोर्टल, तो इसके थ्रू जो कंप्लेन है वो संचार साथी पे आपके ट्रांसफ़र की जाएंगी ताकि आपका जो मोबाइल है वो मतलब जो मोबाइल डिवाइस है वो ब्लॉक किया जा सके, उसे ट्रेस किया जा सके या उसका जो मिसयूज़ है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज कंप्लीटेड 9 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल एजेंसी फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम।
तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है इसको 2016 में लाया गया था और इसको 9 ईयर कंप्लीट हो गए हैं और इसकी नोडल एजेंसी जो है वो कौन सी है? इट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी जो है ये इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्कीम का मेन एम क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमें प्रमोट करना है एंटरप्रेन्योरशिप ग्रासरूट लेवल पे, जो स्पेशली आपकी लाई गई थी या जो स्पेशली फोकस करती है SC ST जो आपके एंटरप्रेन्योर है उन पे या फिर विमेन एंटरप्रेन्योर में। ठीक है, तो ये इन दो चीज़ों पे फोकस करती है स्कीम। ओके, लोन अमाउंट की बात करें तो 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन यहाँ पे लिया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 SC ST बोरोवर होना चाहिए एंड 1 विमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच जो है यहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? SC ST और विमेन एंटरप्रेन्योर जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। बोरोवर सेकेंड आपकी पॉइंट क्या है कि जो बोरोवर है वो डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, और अगर कोई नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस है इन दैट केस 51% शेयर होल्डिंग आपके SC ST या विमेन एंटरप्रेन्योर के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, लोन नेचर क्या है? कंपोजिट लोन है, टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल इसमें आपकी रहेगी, और जो आपका लोन अमाउंट है वो आपको खर्च करना होगा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स पे इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में। ओके, लोन साइज क्या है? ये कवर करता है 85% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, जिसमें आपका टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल दोनों इंक्लूडेड होता है। फाइन, रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड रीपेमेंट जो है आपका ये रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो बेस रेट प्लस 3% एंड टेन्योर प्रीमियम आपका रहेगा। ठीक है, और रीपेमेंट आपको करना होगा अप टू 7 ईयर्स में। फाइन, इसी के साथ अब बात करते हैं प्रोग्रेस की या ग्रोथ की अंडर दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो जो टोटल सैंक्शन अमाउंट है ये आपका एज ऑफ 17 मार्च 2025 कितना हो गया है? 61,020.41 करोड़ हो गया है फ्रॉम 14,431.14 करोड़। देन टोटल डिसबर्समेंट कितना हुआ है? ये आपका हो गया है 35,745.20 करोड़ का। ठीक है, देन लोन अकाउंट सेंक्शन जो है ये हुआ है आपका टोटल 2.69 लाख लोन अकाउंट, जिसमें से 2.01 लाख अकाउंट जो है वो आपके हैं विमेन बेनिफिशरीज के। इसके अलावा SC अकाउंट की हम बात करें, शेड्यूल कास्ट अकाउंट्स की, तो नंबर ऑफ अकाउंट जो इंक्रीज हुए हैं ये आपका है 46,248। लोन अमाउंट जो आपका इंक्रीज हुआ है इट इज 9,747.11 करोड़। देन ST की बात करें तो नंबर ऑफ अकाउंट जो है ये 15,228 हुए हैं। वहीं पे लोन अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है इट इज 3,244.07 करोड़। देन विमेन एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ अकाउंट जो है ये है 1,90,844, और लोन अमाउंट जो इंक्रीज हुआ है इट इज 43,984.10 करोड़ का। तो ये ग्रोथ हमें देखने को मिली है आपकी मार्च तक। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट्स हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट डिक्लेयर्ड 2 हरप्पन साइट्स एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स विच आर पार्ट ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके हेरिटेज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है 2 हरप्पन साइट को एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स? तो इट इज डन बाय द हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के डिपार्टमेंट द्वारा इसको आपका जो है डिक्लेयर किया गया था एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट। अब ये आपके साइट्स कौन सी हैं? एक आपके है तिग्राना साइट्स, दूसरी है मिताथल साइट। ठीक है, ये दोनों साइट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स आपका डिक्लेयर किया गया है एंड दे आर लोकेटेड इन दी तिग्राना एंड मिताथल विलेजेस। ओके, एज पर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टोटल 3,679 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स हैं इंडिया में, और जिसमें से उत्तर प्रदेश आपका ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा आपके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं विच इज 745। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which Indian state recently launched the disaster and relief monitoring system, a digital platform to streamline disaster reporting, relief processing and fund disbursement? तो इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने लॉन्च किया है DRMS को, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को, डिजास्टर एंड रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द मेघालय। ठीक है, किसने किया है? इसे लॉन्च किया है मेघालय ने। अब जो प्लेटफॉर्म है इसको डेवलप किसने किया है? रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो आपका है उसने अलॉन्ग विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? जो DRMS है, जो आपका डिजास्टर एंड रिलीफ मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये मैंडेटरी प्लेटफॉर्म है फॉर मैनेजिंग रिलीफ एप्लीकेशन अंडर योर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड।
ठीक है, इनके लिए मैंडेटरी प्लेटफॉर्म ये किया गया है। ओके, अब बात करते हैं आपका SDRF का कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होता है SDRF में और स्टेट का कितना होता है। तो ज़्यादातर स्टेट्स में ये 75 और 25 का रहता है रेशियो, 75 फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड 25 रहता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, वहीं पे कुछ आपकी जगहें ऐसी है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट, जहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन आपका डिफरेंट हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है 90% का, 90 रेशियो आपका, 10 का ये रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, इन दी नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस इट्स डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जो पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने डिसीजन लिया है कि ये विड्रॉ करेगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हंगरी ने डिसाइड किया है। अब ये डिसीजन क्यों लिया है हंगरी ने? बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है इसने नवंबर 2024 में एक अरेस्ट वारंट इशू किया था अगेंस्ट दी इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। क्यों किया था? क्योंकि वो अक्यूज मानते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, जो आपके गाजा के अगेंस्ट में आप सभी को पता है जो वायलेंस वहां पे हुआ था, जो वॉर वहां पे हुई थी, तो उसके लिए एक्यूज माना जाता है बेंजामिन नेतन्याहू को बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हंगरी इसका पार्ट है, तो हंगरी को भी ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो कहा है। बट हंगरी जो है ये आपके फुल सपोर्ट में है। किसके फुल सपोर्ट में है? बेंजामिन नेतन्याहू के। वो खुलेआम सपोर्ट करता है इजराइल का। तो अब हंगरी ने डिसीजन लिया है कि ये जो है अब पार्ट नहीं रहेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। ठीक है, अब इसके लिए प्रोसेस क्या होता है कि अगर विड्रॉ करना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, तो सबसे पहले हंगरी जो है ये एक रिटर्न नोटिस जो है वो प्रोवाइड करेगा, वो सेंड करेगा आपके जो यूनाइटेड नेशन के हेड है एंटोनियो गुटेरेस को, और आफ्टर 1 ईयर हंगरी जो है वो विड्रॉ कर पाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। मतलब ऑफिशियली वो हट जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, मतलब इसके मेंबर वो नहीं रहेगा आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है, और हंगरी ने जो है सेंड कर दिया है अपना रिटर्न नोटिस। ओके, नाउ हंगरी जो है मेंबर कब बना था आईसीसी का? 1999 में ये मेंबर बना था। ओके, इसके अलावा और कौन से आपके कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर नहीं रहे हैं टिल मार्च 2025? जो बुरुंडी है एंड फिलीपींस जो है ये ऑफिशियली इन्होंने विड्रॉ कर लिया है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, और अब हंगरी ने भी डिसीजन लिया है। ठीक है, नाउ आईसीसी की बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है तोमोको एकाने फ्रॉम जापान। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका नीदरलैंड में। मेंबर कितने हैं अभी? 125 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, और इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द आरबीआई ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन गोल्ड लोन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो आपके यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी रिसेंटली गाइडलाइन आपकी निकाली गई है गोल्ड लोन से रिलेटेड आरबीआई ने, तो उसके अकॉर्डिंग पहली आपका जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है बोरोवर्स कैन प्लेज गोल्ड फॉर लोन अप टू 75% ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, लेंडर्स, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है लेंडर जो है दे मस्ट ऑब्टेन प्रूफ ऑफ ओनरशिप सच एज परचेज ऑफ रिसिप्ट एंड डिक्लेरेशन, कि जो आप जिस सामान पे आप जो है मतलब लोन ले रहे हो तो वो आपके बेसिकली वो आपका है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल की यहाँ पे बात की जा रही है कि वो वहाँ पे प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम सिल्वर ज्वेलरी एंड 925 प्योरिटी सिल्वर कॉइन्स जो है इनको भी लोन के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा। देन बोरोवर्स कैन प्लेज अप टू 1 kg ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड कॉइन। तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? सारे आपके पॉइंट करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट। इसके अलावा और क्या आपके गाइडलाइंस यहाँ पे थी कि जो बोरोवर है दे विल रिसीव डिटेल गोल्ड प्योरिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आपका वेट, प्योरिटी, डिडक्शन एंड वैल्यूएशन के बारे में बताया गया होगा फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, जैसे जो लोन यहाँ पे आपका है वो दिया जाएगा गोल्ड ज्वेलरी पे, ऐसे गोल्ड कॉइन जो बैंक आपका इशू करता है। ठीक है, जिसकी आपकी प्योरिटी जो है 22 कैरेट होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पे आपको इन चीज़ों पे आपको जो है लोन मिलेगा।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ चीज़ मैंडेटरी की गई हैं, जैसे जो लोन अग्रीमेंट होगा उसमें आपके गोल्ड की डिटेल होनी चाहिए, क्या ऑक्शन प्रोसीजर है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जो रीपेमेंट टर्म्स है, फीस है, वो सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए आपके अग्रीमेंट में, ताकि दोनों ही जो एंटिटीज़ हैं, मतलब जो भी इंडिविजुअल है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बीच में क्लैरिटी रहे, ठीक है। इसके अलावा लास्ट आपका ऑप्शन है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल के लिए आपने लोन लिया अपना गोल्ड रख के, तो आपने उसे टाइमली चुका दिया, बट जैसे फॉर एग्जांपल आज आपका लोन खत्म हो गया 6 जून को, आपने यहाँ पे जो है अपना लेंडर को बोला कि भाई मेरा लोन फिनिश हो गया और आपने पूरा उसका पैसा लौटा दिया, तो विद इन 7 डेज, 7 वर्किंग डेज उसको आपका जो पैसा, आपका जो लोन है, आपका जो गोल्ड है सॉरी, वो आपको जो है वापस करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, इन दैट केस पर डे उसको 5000 का फाइन आपको देना होगा, मतलब डिले जो वो कर रहा है उसके लिए उसको फीस पे करनी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच बेवरेज कंपनी पार्टनर्ड विद फॉर्मूला 1 अंटिल 2030। तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट साइन हुआ है अंटिल 2030 पेप्सिको का, किसके साथ, फॉर्मूला 1 के साथ, और पेप्सिको के प्रोडक्ट के थ्रू ये जो है प्रमोशन करेंगे फॉर्मूला 1 का, ठीक है। तो इसलिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। पेप्सिको के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पे रहेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज स्टिंग एनर्जी, डोरिटोस एंड गैट्रोडे, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट के थ्रू, इनके माध्यम से प्रमोशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया। Who will head this newly established board? तो RBI द्वारा 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड बनाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, जिसके हेड आपके होंगे RBI गवर्नर, जो करेंटली कौन है, संजय मल्होत्रा, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया बोर्ड है ये रिप्लेस करेगा बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को, जिसमें आपके 5 मेंबर थे, अभी 6 मेंबर का बना है, पहले ये 5 मेंबर थे। कौन कौन से, RBI गवर्नर, दूसरे आपके डेप्यूटी गवर्नर्स होते थे, देन तीसरा आपका होता था 3 डायरेक्टर्स यहाँ पे होते थे फ्रॉम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 मेंबर हैं, कौन कौन से हैं, चेयरपर्सन जो RBI गवर्नर होंगे, मेंबर्स यहाँ पे आपके बाकी रहेंगे डेप्यूटी गवर्नर, ठीक है, दूसरे RBI नॉमिनेटेड ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे, और तीसरा आपका पॉइंट है कि 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनीज यहाँ पे आपके होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इनको मीटिंग करनी होगी वो साल में 2 बार करनी होगी, तो ये चीज यहाँ पे मैंडेटरी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मीज फर्स्ट कम्युनिटी रेशियो स्टेशन, जो इनॉग्रेट किया गया है आपका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में अंडर ऑपरेशन सद्भावना। तो इनमें से कौन सा नाम है आपका, बेसिकली जो इंडियन आर्मी का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है पंचशूल पल्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, पंचशूल पल्स। और ये नाम क्यों रखा गया है, इट इज नेम्ड आफ्टर दी पंचशूल माउंटेन रेंज, ठीक है। टैगलाइन इसकी है आपकी, हिल से दिल तक। और जो पंचशूल पल्स कम्युनिटी है, मतलब जो रेडियो स्टेशन का है, ये ब्रॉडकास्ट करेगा आर्मी स्कूल, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है आपका पंचशूल ब्रिगेड का, एंड ये कवर करेगा आपका 12 किलोमीटर का रेडियस, ओके। नेक्स्ट इज इन May 2025 which district in Karnataka was renamed as a Bangalore South by the state cabinet led by the Chief Minister Siddharamaiah। तो इन मंथ ऑफ मई आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का जिसको रीनेम किया गया है, इट इज रामनागारा। क्या नाम है इसका, रामनागारा, और इसको रीनेम किया गया है बेंगलुरु साउथ के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 5th एडिशन ऑफ अ सिरू लिली फेस्टिवल 2025 हेल्ड। तो रिसेंटली ये आपका जो फेस्टिवल है ये मनाया गया था मणिपुर के उखरुल में, ठीक है, मणिपुर के उखरुल में ये आपका मनाया गया था। एंड बेसिकली जो ये आपका शिरू लिली फ्लावर जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी, उसके 75वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की है एज अ फेस्टिवल, ठीक है। और इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था गवर्नर ऑफ मणिपुर ने, अजय कुमार भल्ला जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था शिरुई विलेज इन उखरुल मणिपुर, ठीक है। ऑर्गेनाइज इसे किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म फ्रॉम मणिपुर गवर्नमेंट एंड उखरुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग पीस एंड हार्मनी इन डाइवर्सिटी। इसी के साथ नोट करना है, जो उखरुल है इसको टाउन जेल ऑफ मणिपुर हिल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग ऑफ मारुति Suzuki's first made in India global battery electric vehicle during his Gujarat visit. What is the name of this electric vehicle? तो रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति सुजुकी का वो इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने, जिसका नाम है ई वितारा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था सुजुकी मोटर प्लांट इन दी हंसलपुर अहमदाबाद। ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट्स आपके जो रिलेटेड हैं पीएम मोदी जी के विजिट थे, मतलब गुजरात विजिट से, जैसे इन्होंने डेडिकेट किया था नेशन को रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ रुपीज 1400 करोड़। ठीक है, पहला इसमें आता है मेहसाना टू पालनपुर रेल लाइन। ठीक है, जिसका आपका लेंथ है 65 किलोमीटर्स का। देन गॉज कंजर्वेशन कलोल टू काडी टू कतोसन, इसका लेंथ आपका 37 किलोमीटर्स का है। देन बिचराजी टू रानुज, जिसका लेंथ है आपका 40 किलोमीटर्स का। एंड नेक्स्ट है ट्रेन सर्विसेज, इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी पैसेंजर ट्रेन आपकी कटोसन रोड टू साबरमती, एंड कार लोडेड फ्राइटन ट्रेन ये आपका है फ्रॉम बिचराजी। ठीक है, देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था वाइडनिंग ऑफ विरंगम टू खुदाद टू रामपुरा रोड। ठीक है, 6 लेन अंडर पासिस ऑन अहमदाबाद मेहसाना पालनपुर कॉरिडोर। देन रेलवे ओवरब्रिज इन्होंने इनॉग्रेट किए थे अहमदाबाद टू विरामगम स्ट्रेच। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था वाइडनिंग ऑफ सरदार पटेल रिंग रोड इन अहमदाबाद एंड अर्बन प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर एंड सीवेज सिस्टम्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद मेहसाना एंड गांधीनगर में। फिर इन्होंने इनॉग्रेट किया था स्लम रीडेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने प्रोजेक्ट्स आपके इनॉग्रेट किए थे रिलेटेड टू स्लम रीडेवलपमेंट एट दी रामापेर नो तेक्रो अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग का अहमदाबाद में एंड स्टेट लेवल डेटा स्टोरेज सेंटर का गांधीनगर में। ठीक है, इसी के साथ एक और इनॉग्रेशन है आपका हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन का इन दी टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट, जो ज्वाइंट वेंचर है आपका, मतलब टीडीएस जो है जो ज्वाइंट वेंचर है तोशिबा डेंसो एंड सुजुकी का। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है आने वाले 5-6 सालों में सुजुकी जो है $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वर अनाउंस्ड एज अ फ्लैग बैरियर ऑफ अ इंडियन कंटिजेंट फॉर 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा न्यू दिल्ली में। तो आंसर आपका है यहाँ पे है धर्मवीर एंड प्रीतिपाल। ठीक है, धर्मवीर नैन एंड प्रीतिपाल जो हैं ये आपके फ्लैग बैरियर हैं इंडियन कंटिजेंट के। अब बात करें आपके वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की, तो ये आपकी 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये होगा और इसके ऑर्गेनाइजर आपके हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत है। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं धर्मवीर नयन की। ये पैरा एथलीट हैं जो बेसिकली compete करते हैं क्लब थ्रो और डिस्कस थ्रो में। वहीं पे प्रीतिपाल जो है ये आपके पैरा एथलीट हैं, ट्रैक एंड फील्ड दोनों में ये आपके जो है पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विच फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो बेसिकली आईएमएफ जो है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट द्वारा। ठीक है, और इनका नाम है उर्जित पटेल। ठीक है, क्या नाम है? उर्जित पटेल, जो आपके 24th आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो कभी कभी आपको ऐसा प्रीवियस इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने सर्व किया है 24th आरबीआई गवर्नर। ठीक है, साथ में ही आपका ये अपॉइंटमेंट होने से पहले, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे आने से पहले इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट एज अ सर्व किया है फॉर इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन एट द बीजिंग बेस्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB में। अब इन्होंने एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिप्लेस किया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक पार्टनर्ड विद द भारत पे टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट EMI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड।
कभी अभी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने भारत पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है इंडिया का पहला ईएमआई ड्रिवन क्रेडिट कार्ड? तो इट इज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद द यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और भारत पे ने मिलकर लॉन्च किया है आपका ईएमआई क्रेडिट कार्ड, ओके। अब जो कार्ड है इसका नाम है यूनिटी बैंक भारत पे क्रेडिट कार्ड। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो 21 से 65 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। इनके मिनिमम एनुअल इनकम अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख होनी चाहिए, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एक और पॉइंट क्या बोला गया है कि जो मंथली अनपेड स्पेंड्स हैं अबव ₹1000, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ईएमआई में, ठीक है, विद अ फ्लेक्सिबल टेन्योर ऑफ अप टू 12 मंथ्स विद अ पेनल्टी फ्री पेमेंट, प्री पेमेंट ये आपकी रहेगी, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इसके करंट सीईओ हैं इंद्रजीत कमोत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और इसे 2021 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द अराइज फॉर यू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स इन कोलैबोरेशन विद द पियर्सन इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब? तो रिसेंटली HCL टेक्नोलॉजी ने अराइज फॉर यू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज को लॉन्च किया है, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हम इनकरेज करें, इंस्पायर करें कि वो अपना खुद का बिजनेस, ठीक है, स्टार्ट करें, ठीक है। बेसिकली नए नए आइडियाज लाएं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो यहाँ पे और बढ़ाई जाए, उसे इनहांस किया जाए, इस वजह से ये चैलेंज लॉन्च किया है HCL टेक्नोलॉजी ने इन कोलैबोरेशन विद दीज टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये जो चैलेंज है इसका ग्रैंड फिनाले आपका 12 से 13 मार्च को होगा in 2026, एंड अंडर दिस चैलेंज जो पियर्सन इंडिया है ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस सर्टिफिकेशंस जो है वो प्रोवाइड करेगी। साथ में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है ये फीचर करेगी अराउंड 62 हब्स फॉर मेंटरशिप एंड काउंसलिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके विनर होंगे उनको 10 लाख का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, एंड नेशनल मीडिया कवरेज इनको मिलेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन विद इंडियन आर्मी इन सिक्किम टू डेवलप अ इको जोन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू इट्स बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ये MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, ठीक है, ताकि ये प्रमोट करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच Japanese bank received approval from the RBI to acquire 24.99% stake in a Yes Bank? तो इनमें से कौन सी इनमें से कौन सा जापानीज बैंक है जिसको अप्रूवल दिया है RBI ने कि वो 24.99% के स्टेक्स एक्वायर कर सकता है? कौन से बैंक में? येस बैंक में। तो इट इज सुमितोमा मित्सुई बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025 बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड इट्स नोटिफिकेशन जो रिलीज किया था आपका, जो नोटिफाई किया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पे अप्रूवल मिला है इनकम टैक्स एक्ट 2025 को, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो नया आपका इनकम टैक्स एक्ट है 2025 का, इसमें जो सेक्शन है वो आपके 819 थे पहले, 819 थे पहले, अब ये रिड्यूस होकर के 536 कर दिए गए हैं, एंड नंबर ऑफ चैप्टर्स फ्रॉम 47 to 23, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम for the first time, IT Act 2025 introduces 39 tables and 40 new formulas to enhance clarity and ease of reference for taxpayer. Next है कि जो significant change यहाँ पे किया गया है, आपके नए amendment जो है, basically इसमें क्या बोला गया है, renaming of a assessment year and financial year to the tax year to reduce confusion, ठीक है। यहाँ पे नया आपका एक टर्म लाई गई है टैक्स ईयर नाम से, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो असेसमेंट ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर को लेके जो होती है हर बार, ठीक है। नेक्स्ट है, द न्यू एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ ₹12 लाख एनुअल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एंड रीडिफाइन एंड रिफाइन
tax slabs for middle income taxpayers alongside implementing faceless digital first assessment to minimize the human interface. And the last says all are correct. तो सारे statements यहाँ पे आपके correct हैं regarding the IT Act 2025. So answer here is option number E, that is all are correct. Fine. एंड वन मोर थिंग, ये कब से इफेक्ट में आएगा? ये 1 अप्रैल 2026 से आपका इफेक्ट में आएगा. फाइन. Now next is, recently in August, the Dow division of Indian Army has signed a MOU with which company to enhance connectivity in forward areas of Dibang Valley and Anjo, जो अरुणाचल प्रदेश में आपका लोकेटेड है. ठीक है. सो जो इंडियन आर्मी की डाउ डिवीजन है, इन्होंने अभी MOU साइन किया है भारती एयरटेल के साथ. ठीक है, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो एक्सपैंड की जा सके इन रीजन्स में. ओके. Now next is, which country officially joined the International Big Cat Alliance by signing the framework agreement? तो recently नेपाल ने जो है ये framework agreement साइन किया है और ये ऑफिशियली बन गया है मेंबर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का. ठीक है. आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नेपाल ने इसे ज्वाइन किया है. और अब आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में टोटल 13 मेंबर हो चुके हैं, जिसमें इंडिया, आर्मेनिया, भूटान, कंबोडिया, इथोपिया, ये सारी कंट्रीज आपकी शामिल है. ठीक है. अब ये जो आपका अलायंस है, इसको लॉन्च कब किया गया था? पीएम मोदी द्वारा इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो हमारी 7 बिग कैट स्पीशीज है उनको आपका बचाया जा सके, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा शामिल हैं. Next is, consider the following statements regarding the tightened rules for overseas citizens of India, that is OCI card holders, introduced by the Ministry of Home Affairs. तो recently जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने कुछ रूल जो है वो स्ट्रिक्ट किए हैं रिगार्डिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. वो देखते हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब जिनके पास कार्ड है बेसिकली, द OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन मे बी कैंसल्ड. उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो सकता है इफ द कार्ड होल्डर इज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर. अगर उनको जेल हो जाती है, ठीक है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा की, तो उनका जो OCI कार्ड रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा. दूसरा पॉइंट बोल रहा है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो कार्ड होल्डर है उनके नाम पे चार्जशीट जो है दायर की गई हो किसी पनिशेबल ऑफेंस के लिए, और विद अ 7 year और मोर ऑफ अ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 7 साल या उससे ज्यादा की उसमें सजा हो, तो इन दैट केस ऑल्सो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. थर्ड स्टेटमेंट सेज, द कैंसिलेशन रूल्स अप्लाई whether the conviction or charge occurs in India or abroad as long as the offense is recognized under the Indian law. तो यहाँ पे ये चाहे आपका जो चार्ज है वो आपका इंडिया में लगा हो या अब्रॉड में कोई काम गलत हुआ हो, ठीक है, इन दैट केस मतलब दोनों ही जगह ये आपका अप्लाई होगा. तो आंसर हियर इज, दैट इज 1, 2 एंड 3. ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट इज, द इंडियन नेवी रिसेंटली रिसीव्ड INS इशाक, जिसे यार्ड 3027 के नाम से भी जानते हैं. ये थर्ड शिप है आपका 4 सर्वे वेसल का. ठीक है, 4 सर्वे वेसल आपके बनाए जाने थे, जिसमें से थर्ड वाला भी इंडियन नेवी को रिसेंटली दिया गया है. एंड दिस शिप इज बिल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट इज बिल्ड बाय द GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया है. इसकी डिस्प्लेसमेंट आपकी रहेगी 3400 टन्स की. लेंथ कितनी है? 110 मीटर. स्पीड है आपकी ग्रेटर देन 18 नॉट्स. ठीक है. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स की. तो इसके आपकी जो CMD है वो है PR हरी. हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है और इसे 1884 में आपका स्टैब्लिश किया गया था. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज, रिसेंटली इन ऑगस्ट द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज NSIC, signed MOU with several private sector banks under its MSME credit facilitation program. Which of the following bank was not a part of this MOU? तो रिसेंटली जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इनके द्वारा MOU साइन किया गया है 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ. ठीक है, आपका MSME क्रेडिट फैसिलिटेशन प्रोग्राम के तहत. और इनमें से कौन सा बैंक आपका ऐसा है जिसके साथ MOU साइन नहीं हुआ है? तो इट इज योर HDFC बैंक. ठीक है, कौन सा बैंक है? HDFC बैंक. बाकी आपके एक्सिस बैंक हो गया, धनलक्ष्मी, कर्नाटका बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इंडसइंड बैंक,
ये 5 बैंक है जिनके साथ ये एमओयू आपका साइन हुआ है, ठीक है। नाउ एनएसआईसी जो है इसकी बात करते हैं, इसके करंट सीएमडी है एसएस आचार्य, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और 1955 में इसको स्टैब्लिश आपका किया गया था, ओके। Now next is, as per the ICAR CMFRI annual report 2024, India's marine fish production declined by -% in 2024 as compared to 2023 with a total catch record at a 3.47 million tons. तो ICAR CMFRI जो है इनके द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पे बेसिकली इनकी जो है रिलीज की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2024 में हमें, मतलब 2023 के कंपैरिजन में यहाँ पे बात हो रही है कि 2% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है फिश प्रोडक्शन में, मरीन फिश प्रोडक्शन में। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी, और इस बार जो हमारा टोटल कैच था वो 3.47 मिलियन टन्स का रहा है। इसके अलावा कुछ और की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे गुजरात ने टॉप किया है फिश लैंडिंग को, मतलब सबसे ज्यादा फिशिंग यहाँ पे देखी गई है आपकी 7.54 लाख टन्स की, ठीक है। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर से तो 8% का डिक्लाइन भले यहाँ पे हमें देखने को मिला हो, स्टिल इसने 22% कॉन्ट्रीब्यूट किया है इन द टोटल लैंडिंग, ओके, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड केरला। नाउ इसके अलावा ऐसे स्टेट्स जहाँ पे आपका जो है लैंडिंग इंक्रीज हुई है, तो ये तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में है, एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो हमें देखने को मिली है ओवर लास्ट ईयर, तो इट इज़ 47% फ्रॉम द महाराष्ट्र, ओके। नाउ सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, जिसकी एनुअल रिपोर्ट ये आपकी थी, इनके डीजी कौन है, ग्रिनसन जॉर्ज, हेडक्वार्टर कोची केरला में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, ठीक है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पोर्टल लॉन्च बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है योगेश बवेजा, टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स के लिए वो सिंपल हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, प्रेस सेवा पोर्टल, ठीक है, क्या नाम है इसका, प्रेस सेवा पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली एआई ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है एआई ड्रिवन फिनटेक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है नेक्स्ट बैंकिंग, NXTBANKING, नेक्स्ट बैंकिंग नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो सपोर्ट करेगा बैंक्स को, एनबीएफसी को, पेमेंट एग्रीगेटर्स को, ठीक है, इनको सपोर्ट करेगा, इन्हें इंस्टेंट एंड टू एंड बैंकिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अब कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, इट इज लॉन्च बाय दी लारावेयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda launched various key public health welfare initiatives in Madhya Pradesh. Identify which of the following option is correct. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने एंड जो आपके एमपी हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था न्यूली बिल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन श्योपुर एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इन्होंने लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत वे वंदना कार्ड्स फॉर 8 lakh senior citizen and handed over PVC cards to 5 elderly beneficiaries during the event. नेक्स्ट है कि इन्होंने लॉन्च किया था आयुष्मान शक्ति स्मार्ट चैटबॉट, एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है which enables the citizens to easily access the information and support under the health schemes. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म आशा संवाद जो है वो आपका लॉन्च किया गया था इस इवेंट में, enabling the health department to directly interact with the ASHA workers, accredited social health activist worker for 20 minutes every Thursday. And the last says all of the above are correct. तो सारे स्टेटमेंट्स ये आपके करेक्ट हैं, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इस इवेंट में साइन किए गए थे बिटवीन दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू सेट अप न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बेतुल, पाना, धार एंड कांती, ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करने की बात की गई है और इस चीज के लिए अग्रीमेंट यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ साइन हुआ है अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने हैंडओवर किया था लेटर ऑफ परमिशन फॉर द एडमिशन ऑफ 100 बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी सीट्स ईच एट द न्यू
न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो इन्होंने लॉन्च किए थे, इनॉग्रेट किए थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मैटरनल न्यूट्रिशन अवेयरनेस मटेरियल यहाँ पे जो है रिलीज किया था, एंड ही इंट्रोड्यूस द रिवाइज्ड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशंस साइंटिस्ट team was awarded the Rashtriya Krishi Vigyan Puraskar 2025 under the category Innovation and Technology in Agriculture and Allied Sciences for developing soil moisture indicator। तो रिसेंटली आपकी ICAR की एक टीम है जिसने सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर बनाया है, जिससे जो फार्मर हैं वो इजीली अपनी फसल का सॉइल मॉइस्चर जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइस है वो आपका 2000 तक का मतलब इसकी लागत है, ठीक है, मतलब इतने का ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा सॉइल मॉइस्चर इंडिकेटर वाला। एंड यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा इसको बनाया गया है, तो इट इज ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। 5 मेंबर साइंटिस्ट टीम कौन कौन सी है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है आपके, डॉक्टर के हरी, डॉक्टर डी पुथीरा प्रताप, डॉक्टर P मुरली, डॉक्टर A रामेश सुंदर एंड डॉक्टर B सिंगारा वेलू। ये 5 जनों की ये टीम थी आपकी साइंटिस्ट की, ठीक है। एंड ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया गया था ड्यूरिंग द 97th फाउंडेशन डे ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। Next is, in August 2025, the Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution signed a letter of intent with which organization to strengthen cooperation in addressing global hunger। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ जो है लेटर ऑफ इंटेंट आपका यहाँ पे साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, इट इज यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ फोर्टिफाइड राइस जो है वो आपके नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 5 ईयर्स में सप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंडी मैकेन। हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में लोकेटेड है और इसे 1961 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज, विच स्टेट्स ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिसीव्ड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट्स लेड AI and big data analytics based road safety pilot project to reduce your रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है और ये अपना पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है चला सकते हैं, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E। फाइन, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। तो जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे जो हाई ट्रैफिक जोन है जैसे गंज परिवर्तन चौक, ठीक है, शहीद पथ एंड अदर मेजर रूट्स जहाँ पे ज़्यादा कंजेशन आपका रहता है वहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, ठीक है, पायलट बेसिस पे। देन इसका एम है कि ये इम्प्रूव करे रोड सेफ्टी एंड रिड्यूस करे ट्रैफिक कंजेशन को। देन 6 वीक का ये आपका पायलट प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, 6 हफ्तों का है, और इसके बाद एक रिपोर्ट यहाँ पे बनाई जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पे रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है ITI लिमिटेड और M-Logic ये इस रिपोर्ट को सबमिट करेंगे, ठीक है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे 10 करोड़ का आपका एलोकेशन दिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च द फुली डिजिटल बिजनेस लोन 24/7 प्रोडक्ट फॉर द MSME अक्रॉस इंडिया। तो इनमें से कौन सी फुली डिजिटल इसमें से कौन सी आपकी NBFC है जिसने ये लॉन्च किया है इनिशिएटिव बिजनेस लोन 24/7 प्रोडक्ट को? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज लॉन्च बाय दी पुणे वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर E। नाउ नेक्स्ट इज द न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ सिक्योरिटी Printing and Minting Corporation of India Limited, that is SPMCIL, inaugurated by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman and Minister of State Pankaj Chaudhary, is situated at which location? The new corporate office आपका सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर जो है यहाँ पे इसे इनॉग्रेट किया गया है।
अब इसके बारे में देखेंगे, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसे 13 जन 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में आपका लोकेटेड है। इसके अलावा टोटल 9 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं आपकी SPMCIL की, जिसमें 2 सिक्योरिटी प्रेस आपकी हैं जो नासिक और हैदराबाद में लोकेटेड है। करेंसी नोट प्रेस जो है वो देवास मध्य प्रदेश एंड नासिक महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपकी। इसके अलावा 4 मिंट्स हैं जहाँ पे आपका सिक्के जो है वो प्रिंट किए जाते हैं। ये मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में लोकेटेड है। वेरेस एक आपकी सिक्योरिटी पेपर मिल है जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में आपकी लोकेटेड है। क्लियर है? Now next is the Indian government recently extended retirement and death gratuity benefits to central government employees under the Unified Pension Scheme, जो आपकी जनवरी 2025 में ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, अंडर दिस प्रोविजन UPS covered employees are now eligible for gratuity benefits up to dash। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सटेंड किया है रिटायरमेंट एंड डेथ ग्रेचुइटी बेनिफिट्स, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अंडर UPS, राइट। तो अब यहाँ पे जो है 25 लाख तक का जो ग्रेचुइटी है आपका वो उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, राइट। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज योर ऑप्शन नंबर डी। अब जो बेनिफिट्स है ये कौन अवेल कर सकता है? ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है, जिसकी डेथ ड्यूरिंग द सर्विस हो जाए, ठीक है, जब वो सर्व कर रहा है गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब को, तब उसकी डेथ हो जाए, इन दैट केस उसको ये बेनिफिट जो है मिलेगा। एंड दूसरा है इफ डिस्चार्ज ड्यू टू इनवैलिडेशन और डिसेबलमेंट, राइट। नाउ UPS की बात कर लेते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आपकी 24 जनवरी 2025 को लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब इसके अकॉर्डिंग जो UPS है, UPS हमें गारंटी देता है कि ये मतलब एम्प्लॉय, ऐसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने 25 साल सर्विस दी है या 25 साल उसने सर्विस की है गवर्नमेंट सर्विस, एंड जो लास्ट के आपके ओवर 12 मंथ्स थे, उनमें जो भी आपका बेसिक सैलरी रहा होगा उसका 50% यहाँ पे एज अ पेंशन, एवरेज बेसिक सैलरी का 50% यहाँ पे जो है एज अ पेंशन के रूप में आपको दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर जिसने 10 ईयर जो है सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है, 10 ईयर्स की सर्विस उसने की है गवर्नमेंट सर्विस, उसको मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ की मिलेगी। तीसरा पॉइंट कह रहा है पेंशनर्स की अगर डेथ हो जाती है देन पेंशनर्स की जो फैमिली है उसको 60% पेंशन यहाँ पे जो है मिलेगी। देन एम्प्लॉय जो है उसको कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एंड DA, वेरेस गवर्नमेंट यहाँ पे कितना कॉन्ट्रीब्यूट करती है इस पेंशन स्कीम के अंडर? 18.5% का। ठीक है, अब ये नया यहाँ पे बेनिफिट भी जुड़ गया आपका ग्रेचुइटी वाला, जो अभी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा यहाँ पे क्या पॉइंट मेंशन किया गया है? इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल इन सर्विस, जो लास्ट ऑप्शन एक्सरसाइज, मतलब जो भी उसने फाइनल डिसीजन वहाँ पे लिया होगा वही चीज़ एप्लीकेबल होगी। ऐसा नहीं होगा कि फैमिली ने बोला कि नहीं हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वो यहाँ पे नहीं अलाउ किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग aimed at promoting gender responsive governance through integration of gender into our public finance and policy। तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था आपका पहला नेशनल कंसल्टेशन ऑन जेंडर बजटिंग? तो ये आपका जो है ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। और इसकी जो यूनियन मिनिस्टर हैं अन्नपूर्णा देवी, इन्होंने अनाउंस किया था इस इवेंट में 4.49 लाख करोड़ का जो आपका, मतलब इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया था कि 4.49 लाख करोड़ का एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है जेंडर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, जो 37% आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट की थी। इसके अलावा इन्होंने लॉन्च किया था एक वेब पोर्टल जेंडर बजटिंग नॉलेज हब का, जिसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड एट द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोलॉजी इन पुणे? तो आपका रिसेंटली इंडिया का पहला हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया गया है पुणे में। ठीक है, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्यूरोलॉजी पुणे में इसको इनॉग्रेट किया गया था और इसका नाम क्या रखा गया है? नक्षत्र। ठीक है, क्या नाम रखा है इसका? नक्षत्र नाम रखा गया है। और इसे इनॉग्रेट किया था डॉक्टर राजीव बहल, जो DG हैं आपके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के। ठीक है,
इसे डेवलप किया गया है अंडर द प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ताकि जो इंडिया की कैपेबिलिटी है इन जीनोम सर्विलियंस, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड AI ड्रिवन पब्लिक हेल्थ रिसर्च में उनको एनहांस किया जा सके, उनको बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी वॉज रैंक्ड फर्स्ट अमंग इंडियन यूनिवर्सिटी इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज बाय द क्वैकवर्ली सेमंड्स। QS ने ये आपकी रैंकिंग जो है रिलीज की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसने टॉप किया है, तो इस रैंकिंग में टॉप किया है आपका IIT दिल्ली ने, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम यहाँ पे बात करें ग्लोबल रैंकिंग, तो IIT दिल्ली की ग्लोबल रैंक आपकी है 123rd विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 65.5। वहीं पे बाकी इंडियन इंस्टीट्यूट, अगर हम टॉप 5 की बात करें, तो पहले पे IIT दिल्ली, दूसरे पे IIT बॉम्बे, देन आपका IIT मद्रास है विद 180 ग्लोबल रैंक, 215 IIT खड़गपुर एंड 219 ISC बेंगलुरु, ठीक है। तो ये टॉप 5 इंडियन इंस्टीट्यूट हैं इस QS रैंकिंग में, ठीक है। वहीं पे ग्लोबली की अगर हम बात करें, मतलब ग्लोबल यूनिवर्सिटीज की, तो इसमें टॉप किया है MIT ने, ठीक है। USA की आपकी यूनिवर्सिटी है विद ओवरऑल स्कोर ऑफ 100। देन इंपीरियल कॉलेज लंदन 99.4, थर्ड पे था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 98.9, देन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड 97.9 स्कोर एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 5th नंबर पे विद 97.7 स्कोर, ठीक है। नाउ अब कुछ की पॉइंट्स की बात करते हैं। मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री इस लिस्ट में कौन सी थी, USA की 192 यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हुई हैं, फॉलोड बाय UK 90 एंड चाइना 72। रीजन वाइज बात करें तो यहाँ पे एशिया ने टॉप किया है विद 565 यूनिवर्सिटीज, फॉलोड बाय यूरोप एंड अमेरिका। देन कौन से यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट शो किया है, तो मलेशिया की सनवे यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट शो किया है विद ओवर 120 प्लेसेस, ठीक है, जिसकी ग्लोबल रैंक आपकी 410th रैंक है। देन टोटल यहाँ पे 112 इंस्टीट्यूशन ऐसे थे जिन्होंने डेब्यू किया है 2026 की रैंकिंग में, और इंडिया से यहाँ पे 8 इंस्टीट्यूशन शामिल थे। अगर हम बात करें टोटल इंडियन यूनिवर्सिटीज की जो इस लिस्ट में शामिल हुई थी, तो टोटल आपकी 54 यूनिवर्सिटीज थी। नाउ QS की बात करें, इसके प्रेसिडेंट है नूनसियो क्वैकवर्ली, हेडक्वार्टर्स का लंदन UK में लोकेटेड है, और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली कंप्लीटेड द रेटिफिकेशन प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने कंप्लीट किया है इनका रेटिफिकेशन प्रोसेस, तो इट इज योर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड द्वारा यहाँ पे रेटिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया गया है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन योर इंडिया एंड EFTA। अब जो एग्रीमेंट है ये आपका अक्टूबर से जो है स्टार्ट होएगा, एंड यहाँ पे अगर हम EFTA मेंबर्स की बात करें तो ये कौन कौन से हैं, आइसलैंड है, लिechtenstein है, नॉर्वे है एंड स्विट्जरलैंड है, ठीक है। Next is how much funding did Uttar Pradesh government approve for establishing 2 new rhino rehabilitation areas in Dudhwa National Park। तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने 1.5 करोड़ की फंडिंग जो है वो अप्रूव की है आपके स्टैब्लिश करने के लिए 2 राइनो रिहैबिलिटेशन एरियाज को, कहाँ पे, दुधवा नेशनल पार्क में, ताकि यहाँ पे जो आपकी वन और राइनो है उनकी पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनीज ematch.ai lending platform was implemented by First Abu Dhabi Bank to automate credit processes। तो रिसेंटली आपका जो चेन्नई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना लिमिटेड, ठीक है, इनका लेंडिंग प्लेटफॉर्म आपका है ematch.ai। इसको इम्प्लीमेंट किया है फर्स्ट आबू धाबी बैंक ने, ताकि इनका जो बेसिकली कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बूस्ट हो सके और इनके ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन इवैक्यूएशन मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू रेस्क्यू इंडियन स्टक इन ईरान। तो ईरान इजराइल का जो आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इसके चलते इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है आपका ऑपरेशन सिंधु, ठीक है, ताकि जो हिंदुस्तानी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो वहाँ पे हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज़ बताइए कि यूक्रेन और रशिया की जो वॉर थी उस टाइम पे एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था
आपके इंडियंस को वहाँ से निकालने के लिए उस ऑपरेशन का नाम क्या था, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।